नमस्ते एंड वेलकम टू शॉम। आज का पहला जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया के ऊपर लगातार बहुत सारे खतरे आते जा रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि यूक्रेन ने रशिया के कर्स्क रीजन को कैप्चर कर लिया। फिर मिस्टर जेलेंस्की वेस्टर्न वेपन से रशिया के अंदर स्ट्राइक्स करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने यूएस और यूके से रिक्वेस्ट भी की है। तो इस प्रकार रशिया के सामने नए तरह के खतरे खड़े हो रहे हैं और इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और मिलिट्री पॉलिसी को अपडेट कर रहे हैं। 2020 की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंजेस किए गए हैं। अब ये थोड़ी और अग्रेसिव हो गई है। मतलब पहले जो थ्रेट का लेवल था, जो कंडीशंस थी जिनके रिस्पॉन्स में रशिया न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करता, उसकी लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया है। अब पहले की तुलना में कम मैग्नीट्यूड के खतरे पर ही रशिया न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नॉन न्यूक्लियर देश किसी न्यूक्लियर देश के सपोर्ट से रशिया को अटैक करता है, फिर चाहे वो अटैक कन्वेंशनल वेपन से ही हुआ हो, तब भी रशिया इसके रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अगर यूक्रेन, जिसे यूएस और वेस्टर्न एलाइज का सपोर्ट मिल रहा है, वो रशियन टेरिटरी के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स जैसे किसी कन्वेंशनल वेपन से अटैक करता है, तो रशिया इसका जवाब न्यूक्लियर मिसाइल से दे सकता है। और केवल रशिया ही नहीं, यदि रशिया के एलाय बेलारूस पर भी अटैक होता है, तो रशिया की तरफ से न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हुए थ्रेट के साथ रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। पहले भी रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कन्वेंशनल अटैक्स के रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का प्रोविजन था, बस अब टर्म्स को और ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया गया है। मिस्टर पुतिन के अनुसार इफेक्टिव डिटरेंस के लिए ऐसा करना जरूरी है। एक तरह से रशियन प्रेसिडेंट यूक्रेन और नेटो कंट्रीज को वार्न कर रहे हैं कि उन्हें रशिया के द्वारा ड्रॉ की गई रेड लाइंस क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वेस्टर्न देश रशिया की वार्निंग को इग्नोर करते रहते हैं, रशिया के अगेंस्ट हो रहे अटैक्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो इसके काफी ज्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इजराइल और फ्रांस के लेटेस्ट क्लैश की। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को सीवियरली क्रिटिसाइज किया। दरअसल प्रेसिडेंट मैक्रों ने कह दिया था कि अगर गाजा कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है तो इजराइल को वेपन्स देना बंद कर देना चाहिए। आगे उन्होंने लेबनान में हो रहे एस्केलेशन पर भी चिंता जताई। उनके अनुसार अगर लड़ाई को रोका नहीं गया तो लेबनान अगला गाजा बन जाएगा। लेबनान में फ्रांस के सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चलते फ्रांस नहीं चाहता है कि इजराइल लेबनान को भी गाजा की तरह डिस्ट्रॉय कर दे। इसलिए उन्होंने इजराइल पर आर्म्स एम्बार्गो की बात की। फ्रेंच प्रेसिडेंट के बयान से इजरायली पीएम नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि इजराइल के वेपन्स रेस्ट्रिक्ट करने की बात करने वाले लीडर्स को शर्म आनी चाहिए। उनका कहना था कि इजराइल के दुश्मन एकजुट होकर इजराइल पर हर तरफ से हमला कर रहे हैं और इजराइल इनका मुकाबला कर रहा है। ऐसे में कुछ वेस्टर्न लीडर्स का इजराइल में वेपन्स ट्रांसफर को रोकने की बात करना शर्मनाक है। पीएम नेतन्याहू के अनुसार वो ईरान के द्वारा लेड बर्बर ताकतों से लड़ रहे हैं और ऐसे टाइम में सभी सभ्य देशों को इजराइल के साथ खड़े होना चाहिए। उनका कहना था कि इजराइल जीतेगा, चाहे कोई देश इजराइल का साथ दे या ना दे। हालांकि जो देश इजराइल का साथ नहीं देगा, इजराइल की जीत के बाद वो देश लंबे समय तक अपमानित महसूस करेगा। मिस्टर नेतन्याहू के स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म के बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया कि नेतन्याहू कुछ ज्यादा ही बोल गए। फ्रांस इजराइल का मित्र मुल्क है और वो इजराइल की सिक्योरिटी को सपोर्ट करते हैं। बस वो चाहते हैं कि गाजा और लेबनान में इमीडिएटली सीज फायर हो और रीजन में टेंशन्स और ज्यादा एस्केलेट ना हो। सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया जाए, हॉस्टेजेस को छोड़ा जाए और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की तरफ लौटा जाए। नेक्स्ट हम मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइजू की इंडिया विजिट की बात करेंगे। इंडियन प्रेसिडेंट मुर्मू के इन्विटेशन पर मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू भारत आए। इस विजिट में भारत और मालदीव्स ने अपने टाइज को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट किया। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस भी शुरू हो गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया गया, जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का पैक्ट साइन किया गया, मालदीव्स में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया, एक्सेट्रा। तो मालदीव्स के एंटी इंडिया स्टांस में हमें एक वेलकम शिफ्ट देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल चुनाव के दौरान मुइजू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाई थी। चुनाव जीतने के बाद प्रेसिडेंट मुइजू ने भारत के ट्रूप्स को मालदीव से जाने के लिए कहा था। एक मालदीवियन मिनिस्टर ने भारत के प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट किया था। मुइजू चाइना की तरफ टिल्ट हो रहे थे। ये सब हो रहा था। इसके बाद भारत और मालदीव्स के संबंध खराब होने लगे थे
इंडियन टूरिस्ट्स मालदीव्स को बॉयकॉट करने लगे थे। इससे मालदीव्स को सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लॉस हुआ था। फिर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे मालदीव्स को रियलिटी चेक हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ता जा रहा है, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो चुकी है, इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। ऐसे में भारत के साथ संबंध खराब करने से देश के डोमेस्टिक चैलेंजेस तो कम नहीं होने वाले, बल्कि भारत के साथ अच्छे संबंध दोनों देशों के हित में हैं। मालदीव्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए भारत ने इस देश के प्रति अपनी आउटरीच जारी रखी और धीरे धीरे प्रेसिडेंट मुइज़ू की टोन चेंज हो गई। वो बोलने लगे कि भारत मालदीव्स का फ्रेंड है और एक वैल्यूड पार्टनर है, और मालदीव्स ऐसा कुछ नहीं करेगा जो भारत की सिक्योरिटी को खतरे में डाले। देख रहे हैं, पूरी अप्रोच ही चेंज हो गई। अभी फिर इस विजिट के दौरान उन्होंने कहा कि भारत उनके देश की आर्थिक हालत के बारे में अच्छे से जानता है और मालदीव्स की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और यह बात सच भी है। क्राइसिस के समय भारत ने हमेशा मालदीव्स के लिए एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में एक्ट किया है। अच्छी बात है कि मालदीव्स और भारत के संबंध इंप्रूव हो रहे हैं। यह रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए एक बढ़िया डेवलपमेंट है। फाइनली आज का लास्ट टॉपिक है ताइवान के लिए यूएस का डिफेंस पैकेज। जाते जाते यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ताइवान की भरपूर मदद करना चाहते हैं, तो उन्होंने अभी रिसेंटली ताइवान के लिए $567 मिलियन का मिलिट्री एड पैकेज अप्रूव किया है। यह ताइवान को फॉरेन क्राइसिस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करने में मदद करेगा। फॉरेन क्राइसिस से यहां मतलब है चाइना का इन्वेजन। हम जानते हैं कि चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है, जिसे वो मेनलैंड के साथ रीयूनाइट करना चाहता है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ओपनली कह चुके हैं कि ताइवान के रीयूनिफिकेशन के लिए जरूरत पड़ने पर फोर्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। चाइना ताइवान स्ट्रेट में रेगुलरली अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके ताइवान के ऊपर प्रेशर बनाता है। वहीं चाइनीज अग्रेशन को काउंटर करने के लिए यूएस ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट प्रदान करता है। ऑफ कोर्स चाइना इससे बहुत नाराज होता है और ताइवान को किसी भी प्रकार के मिलिट्री सपोर्ट दिए जाने को प्रोवोकेशन मानता है। इस पर यूएस कहता है कि वो तो ताइवान के सेल्फ डिफेंस को सपोर्ट कर रहा है। यह इंश्योर कर रहा है कि ताइवान स्ट्रेट में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। ऑफिशियली यूएस वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, मतलब ताइवान को एक सेपरेट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बट साथ ही वो ताइवान को डिफेंसिव वेपन्स भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मंथ यूएस में चुनाव हैं, उसमें देखना होगा कि कौन जीत कर आता है और उसकी ताइवान के प्रति क्या अप्रोच रहती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कोई भी जीत कर आए, यूएस की ताइवान के प्रति अप्रोच मोर और लेस सिमिलर ही रहने वाली है। इंडो पैसिफिक में चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए और क्रूशल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने के लिए यूएस ताइवान को सपोर्ट देना जारी रखेगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।